नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। काशी के बाद अयोध्या में बड़ा सियासी जमावड़ा लगा। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने रामलला के दर्शन किए, सरयू किनारे आरती की, हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में इस कार्यक्रम की खूब चर्चाएं हो रही है। सरयू से हनुमानगढ़ी और फिर रामलला के दर्शन तक अयोध्या में वो सब कुछ हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के लिए बेचैन करने वाला हो सकता है। रिपोर्ट देखिए, पूरे मामले को समझिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। में काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन समेत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का काफिला अयोध्या पहुंचा। सरयू से हनुमानगढ़ी और फिर रामलला के दर्शन तक अयोध्या में वो सब कुछ हो रहा है जो बीजेपी के विरोधियों के लिए बेचैन करने वाला हो सकता है। बीजेपी की ये आध्यात्मिक यात्रा जारी है तो काशी से कारवां आगे बढ़ते बढ़ते अयोध्या आ पहुंचा है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को भव्यता मिल चुकी है तो अब अयोध्या में जोर शोर से राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम राम मंदिर निर्माण का साक्षी होना चाहते हैं, इतिहास बनते देखना चाहते हैं। तो इसी बीच जेपी नड्डा ने कहा कि रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बने, उसमें रामलला विराजमान हो, ऐसी कामना करोड़ों करोड़ हिंदुओं की है। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद से प्रेरित है और काशी मथुरा हमारे लिए आस्था का केंद्र है। इसके साथ ही रामलला के दर्शन करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। आज हमारे लिए शुभ घड़ी है कि आज हम यहाँ आए हैं और रामलला का दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो उधर विपक्ष में इस यात्रा को लेकर खलबली मची हुई है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है मंदिर की आड़ में बीजेपी बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। रोजगार, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को मंदिर के पीछे छिपाना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी ने अब अयोध्या के राम, काशी के धाम और रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के सहारे चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण को विकास और रोजगार से जोड़कर बीजेपी इसके फायदों को गिनाने में जुट गई है। बीजेपी ने इस दौरे का प्लान उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बनाया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश का दौरा कराकर सुशासन का संदेश देने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने आंकड़ों के जरिए बताया कि किस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण से विकास को नया आयाम मिला है। इन तीनों जगहों पर स्वरोजगार और रोजगार में इजाफा हुआ है। देश दुनिया से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। इसका फायदा यहाँ के आम लोगों को मिल रहा है। बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है। यहाँ तक कि बीजेपी कई फायदे भी गिनवा रही है। अयोध्या, काशी और केदारनाथ में मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिला है। मंदिर के विस्तारीकरण से स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इन जगहों पर व्यवसाय को मजबूती मिली है। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से देश मजबूत हुआ है। अब आसानी से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। पूरी दुनिया के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का ध्यान वहां लगा हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर वो 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, जहां पीएम मोदी मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद भी उनके दौरे के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।
इससे पहले भी पीएम मोदी नवंबर में लखनऊ में आयोजित डीजीपी सम्मेलन में भी शामिल होने आए थे। पहले डीजीपी सम्मेलन, फिर बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, उसके बाद उनकी काशी और अयोध्या यात्रा। तो सवाल उठना लाजमी है कि चुनावी समर में क्या इनके सियासी मायने भी हैं? इसके पीछे बीजेपी की सियासी रणनीति क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपको बता दें, सरयू से हनुमानगढ़ी और फिर रामलला के दर्शन तक अयोध्या में वो सब कुछ हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के लिए बेचैन करने वाला है। तो इसी के विषय के इर्द गिर्द हम रहेंगे और कई सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ मोहम्मद एबाज जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कपिल देव वर्मा भी जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक भी जुड़ेंगे। लेकिन मोहम्मद एबाज जी, सीधा सवाल आपसे यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये सब कुछ हो रहा है, कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, ये धार्मिक यात्राएं चल रही है एक तरह से, तो ऐसे में विपक्ष बेचैन क्यों हो रहा है? बेचैन नहीं है। विपक्ष अपने काम के दम पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया था, उसके दम पर जनता के बीच जा रहा है और जनता पूरा सपोर्ट कर रही है, जन समर्थन मिल रही। इस वक्त मैं जौनपुर के मरियाव में है, जिसमें अभी कुछ देर में माननीय श्री अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रात के 8 बज चुके हैं, फिर भी लोगों का भीड़ हुजूम माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, समाजवादी विचारधारा को सुनने के लिए अभी पर भी इकट्ठा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम पर बल दिया है, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी को देखने और सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, ये जीता जागता सबूत है कि रात में 12, 1, 2 बजे तक भी माननीय श्री। लेकिन मोहम्मद एबाज जी, क्या इस बात को तय कर लें, क्या ये जो भीड़ दिखाई दे रही है आपके वोट में परिवर्तित होगी? इस बात को कैसे तय कर लेंगे आप? रात में भीड़ निकलकर इस सर्द हवाओं में, सर्दी में जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को सुनने आ रही है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग वोट देने के लिए नहीं आए हैं। जो लोग शक कर रहे हैं वो कहीं कहीं बेचैन है और उनको ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है मोहम्मद जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक भी जुड़ गए हैं। विजय कौशिक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल बेहद सीधा है, प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, 9 डिप्टी सीएम पहुंचते हैं और ये धार्मिक यात्राएं चल रही है काशी से लेकर अयोध्या तक, फिर अयोध्या से फिर बाद में टारगेट है मथुरा का। तो ऐसे में विपक्ष बेचैन क्यों हो रहा है? विपक्ष को ये बेचैनी क्यों हो रही है? उनको लग रहा है कि धार्मिकता के नाम पर ये राजनीति चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई बेचैनी नहीं हो रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भाजपा के पास बताने के लिए अब नहीं रहा कोई काम, इसलिए चुनाव में याद आ रहे हैं कभी भगवान शिव तो कभी श्री राम। तो ये लोग बगल में छुरी मुंह में राम राम रखने वाले लोग हैं। इनका देश के विकास से, देश के रोजगार से, देश की बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने से कोई इनका मतलब नहीं है। यही सब मुद्दे हैं जो कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। क्योंकि मंदिर बनने से अगर आम आदमी का पेट भरता है तो इस घर के हर घर में कांग्रेस मंदिर बनवा देगी। लेकिन हमारा मानना है कि भाई भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ जरूरी लेकिन हिंदू और हिंदुत्ववादी की परिभाषा बताने से कौन सा पेट भरता है जनता का, यह भी आप बता दीजिए। चलिए, विजय कौशिक जी से संपर्क टूट गया है। लेकिन यहां पर आपको बता दें, जिस तरह की परिस्थितियां और जिस तरह की राजनीति 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर हो रही है, उससे कहीं ना कहीं
सीधे तौर पर हर सियासतदान की बौखलाहट दिखाई दे रही है। चूंकि यहां पर किसी की साख का सवाल है, किसी की नाक का सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा जोर लगाते हुए दिखाई दे रही है। और 2 दिन से जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे संसदीय क्षेत्र से सीधा सबका ताल्लुकात हो जाता है जहां पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाते हैं, जहां पर 9 डिप्टी सीएम आ जाते हैं, उनकी मौजूदगी से तमाम दूसरे राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो फिलहाल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कई फायदों को गिनवा रही है, अपने वादों को गिनवा रही है कि देखिए प्रदेश आज एक्सप्रेस वे प्रदेश बन गया है। अब आसानी से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। यहां पर राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अभी हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। लेकिन विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिकता के नाम पर इस तरह की राजनीति कर रही है। तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा देखने को मिला है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चाहे बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हो, चाहे बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हो, चाहे मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्यों ना हो। लेकिन एक तरह से इसे धार्मिक यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है और धार्मिक यात्रा का सीधा निशाना और निगाहें 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर है। वोट का सवाल है, साख का सवाल है, नाक का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में दोबारा से लौटे और इसी को लेकर इस तरह की जद्दोजहद देखने को मिल रही है कि किसी ना किसी तरीके से धार्मिकता के नाम पर प्रचार किया जा सके, प्रसार किया जा सके, और विपक्ष इसे अपने एक हथकंडे के तौर पर देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का पैंतरा आजमाकर, धार्मिकता के नाम पर वोट मंगवाकर, धार्मिकता के नाम पर सियासत करके अपनी सत्ता को खोजने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, हमारे साथ एक बार फिर से कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जुड़ गए हैं। विजय कौशिक जी, आप अपनी बात रख रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कांग्रेस को बेचैनी क्यों हो रही है भाई? जब हिंदू और हिंदुत्ववादी की परिभाषा राहुल गांधी बताते हैं तो जनता का इससे कौन सा पेट भरता है? देखिए, राहुल गांधी जी को क्यों हिंदू और हिंदूवादी के फर्क को बताना पड़ रहा है, ये समझना होगा। आज देश की सारी समस्याओं की जड़ है भाजपा, और भाजपा केवल हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर दुकान चलाती है। हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, कहीं किसी और को किसी से लड़ाती है। तो इसकी सच्चाई को जनता को बताने के लिए राहुल जी को बताना पड़ा कि देश में एक हिंदू वो है जो महात्मा गांधी है, जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। वहीं दूसरा हिंदूवादी वो है नाथूराम गॉडसे, जिसने महात्मा गांधी को गोली मार दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार दी। तो उन्होंने कहा कि हमें उस विचारधारा से बचकर रहने की जरूरत है जो भाई के हाथों भाई का कत्ल कराती है। और देखिए, देश की जनता का पेट तभी भरेगा जब इस देश में उद्योग धंधे लगेंगे, देश में विकास होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी पूरी दुनिया में घूम चुके हैं और हजारों करोड़ खर्च करने के बाद, लाखों करोड़ खर्च करने के बाद भी विदेशी निवेश के नाम पर एक 25 पैसे भी देश में नहीं लेकर आ पाए हैं। तो ये जो भाजपा सरकार है, हर मोर्चे पर फेल रही है, पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है, और कांग्रेस पार्टी ने समय आने पर बिल्कुल जवाब देगी। जनता हमारे साथ है, जनता वक्त का इंतजार कर रही है। चलिए विजय कौशिक जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक भी जुड़ गए हैं। सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस मुहाने पर आज खड़ी है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, काशी में जमावड़ा लगता है, अयोध्या में जमावड़ा लगता है, मतलब यहां पर धर्म के नाम पर एक ऐसी राजनीति चल रही है जो अंदर खाने से वोट बैंक अपना बनाती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से आप बताएंगे? इस देश में 80% से ज्यादा जनता हिंदू है और हिंदू की रक्षा के लिए या हिंदू के धर्म स्थलों की सुरक्षा के लिए या विकास के लिए
यदि कोई पार्टी आगे आती है तो उसको वोट बैंक की राजनीति से क्यों जोड़ा जाता है? क्या कांग्रेस को किसी ने मना किया है क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से मना किया है क्या? वो भी आए, लेकिन यदि आप केवल हिंदुत्व के विकास की जो भी धर्म स्थल हैं, यदि उनके विकास की तुलना सिर्फ आप ये करेंगे कि ये वोट बैंक की राजनीति है, मैं इससे सहमत नहीं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्या कभी किसी पार्टी ने मक्का मदीना पर सवाल उठाया है क्या कि वहां विकास क्यों हो रहा है? क्या कभी गोल्डन टेम्पल पर किसी ने सवाल उठाया है क्या कि वहां क्यों विकास हुआ? क्या यहां जितने भी पंजाबियों के धर्म स्थल हैं, गुरुद्वारे हैं, क्या उनके विकास पर कभी सवाल उठाया है क्या कभी क्रिश्चियन के जितने भी धर्म स्थल है उनके विकास के लिए क्या गिरजाघर के पर उठाया है क्या? तो हिंदुत्व इतना सॉफ्ट क्यों आप लोग मानने लगे हैं? क्या अखिलेश यादव की सरकार थी तब वृंदावन मथुरा के लिए लगभग 400 करोड़ के आसपास रुपया स्वीकृत किया था विकास के लिए। क्या किसी पार्टी ने यह कहा, मैंने तो नहीं सुना, कि आपने वोट बैंक की राजनीति के लिए मथुरा वृंदावन का विकास करने जा रहे हैं? क्या काशी के विकास के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने पैसा रिलीज नहीं किया था? क्या कभी किसी पार्टी ने सुना कि आप हिंदुओं के वोट बैंक की राजनीति करने जा रहे हैं? इससे ऊपर हटके राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। आपका भी वहां स्वागत है, आप भी वहां जाइए, विकास में सहभागिता निभाइए। और आपको यदि लगता है ऐसा, किसी पार्टी को भी लगता है ऐसा कि हिंदुओं के तीर्थ स्थलों के विकास से क्या वोटों की राजनीति होने लगेगी, तो आप भी करिए, हिंदू आपका भी स्वागत करेंगे। आप भी उस धारा में जुड़िए, आप भी उसी नीति निर्धारण में आकर के जुड़ जाइए। लेकिन ऐसा करना, मुझे लगता है कि वोट की राजनीति है, यदि कोई भी राजनीतिक दल यदि इसमें आता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, विजय कौशिक जी, आपको कौन मना कर रहा है? आपको कौन मना कर रहा है कि आप हिंदुओं को ना लुभाएं? हम जानते हैं, समझते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति कांग्रेस करती है और जो बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, उसके चक्रव्यूह को कांग्रेस नहीं तोड़ पा रही है, तो ये बेचैनी कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर झलक रही है। आप करिए ना, कौन मना कर रहा है? देखिए, हिंदू या हिंदुत्व भाजपा की बपौती नहीं है। धार्मिक आस्थाएं हर व्यक्ति की अपनी है, लेकिन जो देश के मुद्दे हैं वो सभी के हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। भाजपा मंदिरों में जाए खूब जाए, मस्जिदों में जाए खूब जाए, कांग्रेस पार्टी को इससे कोई ऐतराज नहीं है। हमें ऐतराज केवल इस चीज से है कि राम मंदिर भी उतना ही जरूरी है जितना एक आम आदमी की, गरीब आदमी की रोजी रोटी जरूरी है। महंगाई पर रोक लगाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन गरीब महिलाएं आज उस सिलेंडर को भरवाने की स्थिति में नहीं है। गैस सिलेंडर की जो महंगाई है कहां से कहां पहुंच गई है। आप किसी भी क्षेत्र में महंगाई को उठाकर देख लीजिए ना, कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए, भाजपा शासित राज्यों में कितनी बुरे हाल है। आप किसी भी विकास के मुद्दे की हम बात करें तो चाहे विदेशी निवेश की बात हो, चाहे देश में नए उद्योग धंधे की बात हो, लेकिन विजय कौशिक जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है, राहुल गांधी महंगाई बचाओ महारैली में थे, तो इसमें हिंदू और हिंदुत्ववादी की परिभाषा बताने की उनको क्या जरूरत पड़ गई भाई? वो इसलिए पड़ गई कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा और समाज विरोधी लोगों को पहचानेगा नहीं, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। अगर हम हिंदू मुस्लिम में ही उलझ रहेंगे तो ना तो उद्योग धंधे लगेंगे, ना ही कोई व्यवसाय बढ़ेगा, ना ही दुकानें चलेंगी। मुसलमान नहीं खरीदेगा, मुसलमान की दुकान से हिंदू नहीं खरीदेगा। ये जो भाजपा की चालें हैं, उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, उत्तर प्रदेश की बात आ रही है। पता है कांग्रेस को कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत क्या है, तो यहाँ पर बुनियादी मुद्दों की बात हो। पंजाब में आप जाइए, कितना शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, कितना हेल्थ सेक्टर में काम किया है, कितने शिक्षकों के पद खाली है, ये भी बता दीजिए। मतलब उत्तर प्रदेश की बात आती है, उत्तर प्रदेश की बात आती है तो यहाँ पर कांग्रेस के बुनियादी मुद्दे याद आते हैं। काम नहीं किया होता तो आज भाजपा वहां जीरो ना होती। आज भाजपा पंजाब के अंदर जीरो है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब कांग्रेस ने आजादी का आंदोलन शुरू किया था तो 4 लोग थे, 4 लोग से होते होते करोड़ों में हम लोग पहुंचे। तो ये कोई मजाक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी देखिएगा कि आपने, अगर आपको याद हो, बनारस में प्रियंका गांधी जी ने रैली की थी। आप आने वाले दिनों में देखिएगा, वहां हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और भाजपा के होश उड़े हुए हैं। ये जो मोदी जी को डुबकियां लगानी पड़ रही है ना, ये कांग्रेस की वजह से लगानी पड़ रही हैं, क्योंकि इनके पास कांग्रेस की बातों का जवाब नहीं है।
राहुल गांधी की बातों का जवाब नहीं है उनके पास। ठीक है विजय कौशिक जी, आपके पास मैं आऊंगा। सुनील कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील कौशिक जी, मेरा एक साथ साथ ये भी आपसे सवाल है, आप अपनी बात भी रखिएगा। सुनील कौशिक जी, मैं एक सवाल भी पूछ रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है क्या कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति का चक्र भी तोड़ पाएगी? ऐसी कोई आपको संभावना दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल तोड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, लेकिन मैं ये विजय जी की बात से सहमत नहीं हूं कि 400 करोड़ रुपया लगा दिया तो गरीबों के लिए क्यों नहीं लगाया? क्या कभी इन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा ना कि हजारों करोड़ों की कोठी सैफरी में कैसे मौजूद है, वो पैसा आप गरीबों में लगा देते? क्या मायावती जी ने सवाल किया क्या आपकी दिल्ली में करोड़ों की कोठियां जो है, 1000 करोड़ की कोठियां का महल है, ये गरीबों में लगा देते क्या? ये आपने इनसे पूछा क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की जो कोठी है उसको भी लगवा देते आप? यदि आपके मंदिरों में पैसा लग रहा है तब आपको गरीबों की चिंता है, तो आपके तमाम नेता ऐसे हैं जो 100 करोड़ से ऊपर के नेता है, उनसे भी आप कह दीजिए उन महल से निकल के गरीबों को बांट दीजिए क्या? फिर भगवान महल में रह लेंगे तो इनको आपत्ति हो गई, तब इनको गरीबों की याद आ गई। और जब इनके नेता करोड़ों की कोठियों में लगे महल में रहेंगे तब इनको याद नहीं आई गरीबों की। ये अखिलेश यादव से मायावती से सवाल करें, ये अपने मुख्यमंत्री राजस्थान के से बात करें, उसकी कोठी में जाके देख लो जाकर के। इनके पंजाब के मुख्यमंत्री थे राजा, तो उनकी कोठी जाके देखे 25 सेकंड में बनी हुई थी, उसमें जाके देखें। तब ये कहते हैं कि उस पैसे को भगवान में लगा दीजिए जाकर के, गरीबों को बांट दीजिए जाकर के। फिर भगवान के मंदिर में जाकर के पैसा लग रहा है तो इनको गरीबों की याद आ रही है, और खुद के नेताओं में करोड़ों रुपए का पैसा लग रहा है तो इनको गरीबों की याद नहीं आती क्या? ठीक है विजय कौशिक जी, देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आज भाजपा सर्टिफिकेट बांटने में लगी है कि ये कांग्रेस तो है ही नहीं, तो इनके कहने से कुछ नहीं है। ये जनता तय करेगी किसने विकास किया था किसने नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि हिमाचल उपचुनाव में क्या हुआ। वहां उपचुनाव में एक लोकसभा की सीट, 3 विधानसभा की सीट हमने जीती, राजस्थान में जीती हमने। तो ये जो उपचुनाव में जो इन्होंने रिजल्ट देखे उससे भाजपा हिल गई, और इनके पास मुद्दा इन पे बताने के लिए नहीं है कोई भी विकास का काम, इसलिए चुनाव में याद आ रहे हैं भगवान शिव और जय श्री राम। तो मेरे भाई, हमने किसी साधु महात्मा को हमेशा सम्मान किया है। अगर मोदी जी साधु है तो सम्मान करते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, उनका काम रोजगार देना भी है, उनका काम देश का विकास करना भी है। गरीब आदमी के घर के बारे में भी सोचने। शादी नहीं कराई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि गरीब आदमी जो है अकेले जो है उनकी तरह जीवन जी लेगा। उसके साथ बीवी है, बच्चे हैं, कैसे जिएगा? गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? उसे रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्राइम करेगा। तो जवाब नहीं दिया आपने, ये आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा कि 400 करोड़ रुपए खर्च होने के ऊपर आपने कहा कि जो गरीबों के लिए होता। मैंने ये पूछा कि आपने अपने नेताओं से अपील की क्या सपा के नेता से अपील की क्या बहुजन समाज पार्टी के नेता से अपील की क्या? या तो किसी ईश्वर का जहां हम लोगों की आस्था है, आपकी भी आस्था है, वहां ये कहां से आ गया कि ये पैसा गरीबों में लगा देते? अरे भाई साहब, आपकी बात से जब सहमत होगा, जब आप मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। अब सुनिए ये ना कौशिक साहब, मुझे पत्रकार में हिंदू की बात कर रहा हूं मैं आज, पत्रकार छोड़ दीजिए आप। मेरे लिए भाजपा भी उतनी उतनी कांग्रेस भी है मेरे लिए। मैं ये कह रहा हूं, मक्का मदीना पे आपने सवाल उठाया क्या कभी मस्जिद के विकास से सवाल उठाया क्या कभी आपने? कि गोल्डन टेम्पल में सवाल उठाया क्या आपने कभी? तो इस देश की गरीबी याद नहीं आती है, और आज और काशी का अयोध्या का विकास हो रहा तब आपको गरीबी याद आ रही है क्या? ठीक है विजय कौशिक जी से जवाब लेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। सुनील कौशिक जी आपके पास लौटूंगा मैं, विजय कौशिक जी आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे कि छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा लगातार जारी रहेगी। चलिए, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि काशी के बाद अयोध्या में बड़ा सियासी जमावड़ा देखने को मिला है, लेकिन इस सियासी जमावड़े की वजह से विपक्ष कहीं ना कहीं बेचैन दिखाई दे रहा है, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। दोबारा से एक बार फिर से मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। विजय कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील कौशिक जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने आप कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? क्या वो चुनौती है जो भारतीय जनता पार्टी को आगामी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में परेशान कर सकती है? देखो, यदि आप जनता के बीच जाके बात करेंगे तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि महंगाई का मुद्दा बिल्कुल जन जन का मुद्दा है। लोगों से बात करिए, आप पीड़ित हैं महंगाई को लेकर के।
रोजगार की बात की जाए तो रोजगार का भी मुद्दा निश्चित तौर से है कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद जो रोजगार बढ़ा है, जो व्यवसाय ध्वस्त हुए हैं, जो पुनर्जीवित दोबारा नहीं हो पाए, ये बिल्कुल मुद्दा है। स्वास्थ्य का मुद्दा है इस प्रदेश का, विकास का मुद्दा है इस प्रदेश का। लेकिन ये विपक्ष कितने दम के साथ उन मुद्दों को उठाता है, तब चुनौती भाजपा के सामने होगी। क्या विपक्ष उन मुद्दों को जनता का मुद्दा बन पाएंगे या बना पाएंगे? जनता के जहन में निश्चित तौर से क्या विपक्ष की भूमिका रहेगी कि उन मुद्दों को बिठा पाएंगे? हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ना 2014 से पहले इसी गैस सिलेंडर के पीछे मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां पहनाने का प्रयास किया गया था, चूड़ियां भेंट की गई थी। भाजपा का हर एक बड़ा नेता दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ था धरने पर। तो वो क्या आप कनेक्ट जनता को करता रहे? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि उन मुद्दों को जनता के साथ कनेक्ट करके बीजेपी से लड़े, बीजेपी की आंखें खोले, तो वे मुद्दा होंगे जी। लेकिन सुनील कौशिक जी, अगर फिलहाल वर्तमान की बात करें तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सियासी रेस में भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल गई है? आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, देखो, यदि आप उत्तर प्रदेश का इतिहास आप उठा के देखेंगे तो तीन सरकारें हमारी बनी, 2007, 12 और 17, और तीनों सरकारों ने ऐसा काम नहीं किया, बहुत काम किया। मायावती को बहुत अच्छा प्रशासक के रूप में जनता मानती थी, पहल होती थी कि हाँ निश्चित तौर से शासन चलाना आता है तो मायावती को चलाना आता है। जिस तरीके से अधिकारी घबराते थे, कार्रवाइयां वहां बड़ी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली, क्या वो रिपीट कर पाई? क्या अखिलेश यादव जी की सरकार ने विकास नहीं किया? क्या वो दोबारा रिपीट कर पाए? तो ये जहन में बीजेपी के भी आता है। क्या जो 2022 का चुनाव है, क्या जनता का मूड क्या होगा, ये समझना पड़ेगा। और दूसरा, जितने भी आपकी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, यदि इनके सर्वे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आज टक्कर में यदि कोई है, बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी है। तो यह कांग्रेस को देखना पड़ेगा किस लड़ाई में आना है। क्या लखीमपुर घटना को लेकर के जिस तरीके से प्रियंका गांधी का जो दौरा था, वो बिल्कुल जनता में जगह बनाने वाला था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या आरोप लगाया कि कांग्रेस को लड़ाई में दिखाने के लिए जो भाजपा की और कांग्रेस के बीच की रणनीति है। तो ये समझाना पड़ेगा ना समाजवादी पार्टी को, और ये कांग्रेस को भी। केवल आप आरोप लगाते रहेंगे, वही चीजें बोलते रहेंगे कि 2 करोड़ आपने रोजगार दिए क्या, 15 लाख आपने अकाउंट में डाले क्या, इन सारे मुद्दों पर चुनाव हो चुका है। 2019 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ। इसके बाद जनता से कनेक्ट करने वाले मुद्दों से आप जुड़िए, निश्चित तौर से भाजपा को टक्कर मिलेगी। बिल्कुल समय है और जमीन तैयार करने की बहुत जरूरत है विपक्ष को, लेकिन देखना होगा समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, क्या राजनीतिक दल इस जमीन को तैयार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेंद्र प्रताप सोलंकी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। विजेंद्र जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है क्या, काशी के सहारे, अयोध्या के सहारे, मथुरा के सहारे, हिंदुत्व की विचारधारा के सहारे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बेड़ा पार होगा? नहीं, ये तय नहीं किया है और न ये तय करने की जरूरत है। हिंदुस्तान की, भारत की जनता ठीक से समझ चुकी है विकास का अर्थ, जो पिछले 60 साल देखने को 65 साल नहीं मिला है इस देश की जनता को। जनता ने ठीक से महसूस कर लिया है, देश के युवा ने जो बहुतायत में है ठीक से महसूस कर लिया है कि विकास जो देश में द्रुत गति से पिछले 7 वर्षों में और उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में रफ्तार जो पकड़ी है, आलू की कीमत आज क्या, कल क्या, प्याज की कीमत आज क्या, कल क्या, टमाटर का भाव क्या है, जनता समझ चुकी कि इससे लेना देना कोई खास नहीं है जनता को और युवा को, देश के युवा को। आप जान लीजिए, कुछ नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और बड़े भारी बहुमत से 325 प्लस सीटें भाजपा यूपी में और दीगर राज्यों में, चाहे उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, हिमाचल हो या अन्य, इन सब में भारी बहुमत से जीतेगी। विपक्ष का इस तरह से वक्ताओं का कहना, ये कथन पर जोर डालना, महंगाई, कभी डीजल कभी पेट्रोल, जनता इन चीजों से बहुत आगे निकल चुकी है। इनको ये एहसास ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर काशी के इतने दौरे क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के इतने दौरे क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात से भी चुभन होती है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से अपमानित अपने आप को महसूस करती है कि जिस प्रदेश की 37.5% जनता गरीबी रेखा से नीचे हो, जिस प्रदेश का युवा 10% बेरोजगारी दर से गुजर रहा हो, वहां का
प्रदेश का मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इश्तेहार निकलवाकर काशी में बुलाया जाता है, 12 मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, 9 डिप्टी सीएम बुलाए जाते हैं, प्रधानमंत्री खुद रहते हैं, करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता अपने आप को अपमानित महसूस भी कर रही है। ये नहीं, गलत सोच है एंकर महोदय, आपकी भी सोच गलत है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, काशी की जनता छोड़िए, उत्तर प्रदेश की जनता छोड़िए, भारत की जनता का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले चुनावों का, बीच के मध्य में होने वाले चुनावों का और आगामी चुनावों का, फिर आप एक बार देखेंगे और देश देखेगा। जनता काशी की बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश और देश की बात नहीं करेंगे। विकास की हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदू भाव के लिए अगर काशी का उद्धार नहीं करेंगे, अयोध्या का उद्धार नहीं करेंगे, वो तेजी से चल रहा है, केदारनाथ का नहीं करेंगे, बद्रीनाथ का नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? क्या लाहौर, पाकिस्तान और अरब में जाएंगे किसी कंट्री में? अरे भाई, देश को जगाने का काम श्रीमान मोदी और श्रीमान योगी जी ने बमुश्किल किया है। देश की जनता इतनी भटकी हुई थी, इन विपक्ष के नेताओं ने कुर्सी के लालच में इतना उनको गुमराह कर रखा, अशिक्षित कर रखा। अब तो शिक्षा के पैटर्न में बदलाव, शिक्षा पद्धति में, शिक्षा के सिलेबस में बदलाव, विकास की गंगा रोड्स का लंबा चौड़ा खाका, चाहे एयरपोर्ट हो, एयरबेस हो, चाहे पोस्ट हो। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, 9 डिप्टी सीएम को बुलाने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? बेरोजगारी के शब्द में और जरा सा मैं बोलना चाहूंगा, ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जितने मैंने नाम गिनाए हैं, इनमें हजारों लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, रोजगार पाते हैं। और जो क्रम तेजी से जारी निवेश का अर्थ, आप उत्तर प्रदेश में जो शून्य था, शून्य से भी नीचे था, जीडीपी की दर क्या थी यूपी की, निवेश किस कदर तेजी से आ रहा है, ये तो भाई बच्चा बच्चा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और मोदी जी के, योगी जी के कृत्य को, भारत के इन चंद लोगों की बात छोड़िए, मोदी जी और योगी जी के कृत्य को तो दुनिया सराह रही है। देश के दुनिया के 200 से अधिक देश इसकी सराहना करते। इनके काम की, क्या कोविड में कंट्रोल का मामला हो, क्या वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे भोजन की व्यवस्था करने का कोविड के दौरान मामला हो, इसकी सराहना। विजेंद्र जी, ये भी बता दीजिए महंगाई कहां पर है, ये भी बता दीजिए आपके प्रदेश में गरीबी रेखा से कितने प्रतिशत नीचे लोग हैं, बेरोजगारी दर क्या है, ये भी बता दीजिए। आपका प्रदेश गरीबी रेखा से नीचे कितना है? टॉप 5 गरीब प्रदेशों में आता है उत्तर प्रदेश, पता है आपको? महंगाई का अप डाउन सदैव रहा है, जब से दुनिया बनी है। महंगाई का अप और डाउन, नीचे जाना ऊपर जाना, सब्जियों के दाम, अनाज के दाम। तो ये बात आप 2014 से पहले नहीं समझे थे, जब सिलेंडर लेके बैठ जाया करते थे, महंगाई के मुद्दे पर शोर मचाया करते थे? हाँ बेशक, महंगाई बढ़ती थी, विपक्ष ये बात उजागर करना, उस पर अपना ठीक है। विजय कौशिक जी से जवाब ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, धन्यवाद। विजय कौशिक जी, तमाम मुद्दे सामने खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से अपनी जमीन तैयार कर पाएगी इस 2 से 3 महीने के भीतर, मुश्किल सा लग रहा है। देखिए, आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताता हूं, कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है। देश पर 49 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। कांग्रेस पार्टी के शासन को लोगों ने नजदीक से देखा है और लोग ये मानते हैं कि अगर इस देश का कोई विकास कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। इस देश में कोई अगर महंगाई घटा सकता है तो कांग्रेस घटा सकती है। इस देश में से अगर कोई पार्टी गरीबी मिटा सकती है तो वो केवल कांग्रेस कर सकती है। तो भाजपा के जो जुमले थे, खुद अमित शाह जी ने माना था कि भाई जो हमने पैसे देने के वादे किए, जो अच्छे दिनों के वादे किए, वो चुनावी जुमले थे। तो ये तो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जुमले थे। तो जुमलेबाजी के सहारे देश नहीं चलता। देश चलता है मनमोहन सिंह जैसे नेता की नीतियों के कारण, नरसिम्हा राव जैसे नेताओं की नीतियों के कारण, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं की नीतियों के कारण, हमारी इंदिरा गांधी जी जैसी नेताओं की नीतियों के कारण, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं, राहुल गांधी संभाल पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे? इतिहास के पन्नों को मत पलटिए। राहुल गांधी संभाल पा रहे, नहीं संभाल पा रहे? मैं आपसे एक बात वादा करता हूं कि जो भाजपा के आईटी सेल दुष्प्रचार करता है और मोदी जी हजारों करोड़ रुपए खर्च करवा चुके हैं ना राहुल गांधी जी की छवि खराब कराने के लिए, समय बदलेगा तो जनता उनको मौका देगी, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे काम करके दिखाएंगे। क्या कांग्रेस का समय 3 महीने बाद बदलने जा रहा है? क्या कांग्रेस का समय 3 महीने बाद बदलने जा रहा है?
देखिए, हम तो ये कहते हैं हमारा तो आज से ही बदला हुआ है। मैं अभी उत्तराखंड के दौरे पर हूँ। जनता के अंदर राहुल गांधी जी की रैली को लेकर इतना उत्साह है। इससे पहले 12 तारीख को जयपुर में रैली हुई थी, बहुत जबरदस्त भीड़ थी उसमें। तो सरकार हिली हुई है कांग्रेस की रैलियों से। 16 तारीख की देहरादून रैली से भी आपको जवाब मिलेगा और आने वाले समय में और प्रदेशों में हमारे जन अभियानों से आपको जरूर जवाब मिलेगा। ठीक है, सुनील कौशिक जी के पास चलते हैं। सुनील कौशिक जी, या राजनीतिक दल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ना, या फिर वो अपने आप को तसल्ली देने का काम कर रहे हैं कि देखिए हम यहां पर अपना संबोधन दे रहे हैं और मंच के नीचे लाखों की भीड़ आप देखिए, क्या कोई राजनीतिक दल इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकता है कि ये जो इतनी भीड़ है ये वोट में परिवर्तित होगी या नहीं होगी? देखो, कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो और केवल आकर के फेरी लगा जाए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो जनता से कनेक्ट नहीं हो सकता। जनता से कनेक्ट होने के लिए, जनता के मुद्दों से कनेक्ट होने के लिए जनता के बीच रहना पड़ेगा। जनता की लड़ाई में शामिल होने के लिए ये जनता को महसूस हो कि हाँ, हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उससे सबसे पहले कनेक्ट जनता से आप हुई। और ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी आती है तो भीड़ नहीं होती, लेकिन जब प्रियंका गांधी वापस चली जाती हैं तब उस भीड़ का क्या होता है? क्या कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी के अलावा कोई भी ऐसे चेहरे हैं जहां कांग्रेस दावे के साथ कह सके कि ये प्रदेश संभालेंगे? क्या प्रियंका गांधी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी? क्या राहुल गांधी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये तो देना पड़ेगा ना आपको कि वास्तव में जनता से कनेक्ट होने के लिए जनता यदि आपके साथ आती है तो आपके पास ऐसे कौन से चेहरे हैं तो दुख दर्द में उनके शामिल होंगे, उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे। और ये सारे मुद्दे मैंने अभी थोड़ी देर पहले गिनाए थे कि निश्चित तौर से बीजेपी भी समझती है कि हाँ, ये मुद्दे हैं, चाहे कोई भी। महंगाई का मुद्दा कैसे नहीं हो सकता है क्या? बेरोजगारी का मुद्दा कैसे नहीं हो सकता है क्या? बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कह बैठ करके, क्या बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट देख लीजिए ना, आरएसएस की जो रिपोर्ट गई है क्या, उसको भी आप पढ़ लीजिए जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। क्या वो समझ में नहीं आती? क्या तमाम सर्वे समझ में नहीं आते क्या? लेकिन आपको ये समझाना पड़ेगा जनता को कि व्यवस्थाएं कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। आज 400 रुपए का सिलेंडर आपका 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, जनता क्या कनेक्ट कर पाएगी? और दूसरी बात, जो मध्यम फैमिली है, जहां जिस घर में एक व्यक्ति रोजगार कर रहा है, जहां 15,000 से 20,000 रुपए उसकी आमदनी है, वो घर कैसे चला पा रहा है? ये बीजेपी के लोग उसको बैठ करके समझें। तो ये कह सकते हैं कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन विपक्ष को, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि विपक्ष को उन मुद्दों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तो मुझे लगता है रिजल्ट कुछ होगा। नहीं, बीजेपी तो इस चीज में माहिर है कि किस पिच पे विपक्ष को खिलाना चाहती है। और एक सवाल पूछा था अभी आपने, इतने मुख्यमंत्री आपने बुला लिए साहब प्रदेश में, पैसा ऐसे ही फूंका जा रहा है, तमाम करोड़ों रुपए फूंक दिए। ये तो चुनाव के समय पे आ रहे हैं, ये तो धर्म स्थल पर आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि तमाम विपक्ष के नेताओं के जब शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री के होते थे तो वहां किस तरीके से किन मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता था, किन किन नेताओं को बुलाया गया, किस तरीके से राजशाही व्यवस्था उन लोगों की होती थी। तो ये सब चीजें खैर पॉलिटिक्स की हो सकती हैं। क्या अयोध्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं जा सकते थे? क्या काशी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं जा सकते थे? क्या योगी जी वहां वीटो पावर लगा करके बाहर रोक देते? ये सब कहने की बातें हैं। और दूसरा मुद्दा, हिंदुत्व के कार्ड को खेलने के लिए विपक्ष दे रहा है, विपक्ष और आगे आकर के आए। अगर काशी जा रहे हैं तो कांग्रेस जितने भी उनके मुख्यमंत्री हैं, जितने भी उनके बड़े नेता हैं, जाए काशी, स्वागत होगा। क्या अभी अयोध्या कुछ नेता गए तो क्या मंदिरों में उन्होंने माथा टेका? क्या तो वहां के महंतों ने, साधु संतों ने उनका स्वागत नहीं किया? क्या उनका तिलक नहीं किया? क्या इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है? ये कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो एक कार्ड है, कांग्रेस इसको हार्ड में तब्दील क्यों नहीं कर पा रही है? क्या चीज है जो कांग्रेस को रोक रही है? नहीं, कांग्रेस के पास तमाम ऐसे चेहरे हैं, वह हिंदुओं को कहें, भगवा को कहें कि आतंकवाद है। खुर्शीद की जो किताब आती है वहां हिंदुत्व को आप किससे कनेक्ट करते हैं? आतंकवादी संगठनों से कनेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप वास्तव में पूर्ण हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते तो निश्चित तौर से ऐसे नेताओं पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी होती। आप ये कहिए, अभी कौशिक साहब कह रहे हैं कि 50 साल हमने विकास, हमारी सरकार रही है। क्या इस समय गृहमंत्री जब इनके थे तब इनके गृहमंत्री ने नहीं कहा कि हिंदुत्व भगवा आतंकवाद से जुड़ा हुआ है? क्या भगवा आतंकवाद है? क्या कार्रवाई इन्होंने की? क्या हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन सारे हिंदुत्व को आप कनेक्ट नहीं कर सकते, सारे भगवा को आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ये
आपकी सरकार है, आप कार्रवाई करिए, लेकिन सारे समुदाय को आप जोड़ देंगे तो मुझे लगता है इससे राजनीति नहीं होती है। क्या राहुल गांधी जब चुनाव थे गुजरात में, तो क्या राहुल गांधी मंदिर नहीं गए क्या? तो क्या मंदिरों में उनका स्वागत नहीं हुआ क्या? क्या महंतों ने उनका स्वागत नहीं किया क्या? लेकिन आप बड़े दिल से जाइए, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए, आप उनके बीच भी जाइए। हिंदुत्व तो कभी नहीं कहता कि हम किसी धर्म का अपमान करें, हम किसी धर्म का विरोध करें, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि हमें राजनीति करनी है तो हमें भी इतना खुल के नहीं आना चाहिए जहां हिंदुत्व के लोग आपसे घृणा करने लगे। एक और मेरा सवाल है, चूंकि ये मुद्दा अब लगातार गर्माता जा रहा है, लखीमपुर खीरी को लेकर जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको लग रहा है कि लखीमपुर खीरी का ये मामला भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों को देखते हुए उसके मद्देनजर परेशान कर सकता है? चूंकि एक अंदर खाने से रिपोर्ट आई थी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द इसलिए किया गया था चूंकि लखीमपुर खीरी के बाद जो बीजेपी की किरकिरी हो रही थी, और भी कई फैक्टर हैं तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के, लेकिन एक फैक्टर यह भी बताया जा रहा है। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट आई है कि सोची समझी साजिश है। अब अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये मुद्दा, ये फैक्टर क्या भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में परेशान करेगा? देखो, एसआईटी जब गठित की गई थी तो विपक्ष के राजनीतिक दलों का यह आरोप था, क्या जांच स्पष्ट रूप से हो पाएगी क्या? क्या निष्पक्ष रूप से हो पाएगी क्या? क्या वो गृह मंत्री के पद पर रहते हुए जवाब डालेंगे नहीं क्या? तो इन सवालों का जवाब मिल गया कि एसआईटी किसी भी दबाव में नहीं है। जो एसआईटी ने जांच की वो कोर्ट में जाके सबमिट की और कोर्ट ने आदेश दिया कि ये धाराएं बढ़ाई जानी चाहिए। तो जो विपक्ष का जो आरोप था कि निश्चित तौर से कहीं न कहीं पुलिस, एसआईटी, जांच कमेटी दबाव में काम करेगी, वो दबाव में काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन नैतिकता के आधार पर जहां हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहां मंत्रियों पे आरोप लगे तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने सेकंडों में इस्तीफे दे दिए। तो ये नैतिकता के आधार पर मिश्रा जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन एसआईटी की जांच में ये निकल के आता है कि उनके पुत्र की संलिप्तता है। ये बीजेपी ने कहा भी था, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा था कि यदि गृह मंत्री के बेटे की संलिप्तता आएगी जांच में निकल के तो हम इस्तीफा देंगे। लेकिन एसआईटी की जांच आ गई, एसआईटी की जांच ने संलिप्तता मांगी है, तो मुझे लगता है कि टेनी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, सुनील कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। विजय कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और कपिल देव वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहां पर जमीन लगातार तैयार की जा रही है, लेकिन इस जमीन के जरिए किस राजनीतिक दल को आगामी विधानसभा चुनावों में संजीवनी मिलेगी, कौन इस जमीन को तैयार कर पाएगा, क्योंकि अभी 2 से 3 महीनों का समय बचा है, शेष है। ऐसे में देखना होगा इस जमीन के जरिए कौन अपनी राजनीतिक तस्वीर को बेहतर बना पाता है, कौन जनता के दिलों में बेहतर तरीके से जगह बना पाता है। लेकिन अभी समय है, देखना होगा, गौर कीजिए, आकलन कीजिए और परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।